हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे JCERT द्वारा जारी किए गए 2021-22 के सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 को डिस्कस करेंगे। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के सेट 2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फुल मार्क आपको देखने को मिलेगा 40-40, समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 19। याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 देखने को मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जनरल इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर देखिए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर 19 देखने को मिलेगा। और इसको देख लीजिए, 1 से 7 तक प्रश्न, 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहां पर किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 1 से 7 तक आपको किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है और अधिकतम 1 वाक्य में उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। याद रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए 2 अंक निर्धारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मतलब नेक्स्ट सेक्शन बी को देखिए। सेक्शन बी 8 से 14 तक क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 1 से 7 तक प्रश्न मिलेगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न। और सेक्शन बी में 8 से 14 तक आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, अधिकतम 50 शब्दों में। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए अधिकतम 50 शब्दों में। और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है और किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। नेक्स्ट को देखिए, प्रश्न 15 से 19, 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा का SI मात्रक लिखे। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। याद रखिएगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। विद्युत धारा मापने के एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रतिरोध की SI मात्रक लिखे। रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं? देखिए, ये एक वायर है, तो इसकी लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। प्रतिरोध की SI मात्रक ओम है, इसका सिंबल याद रखिएगा। प्रतिरोध की SI मात्रक ओम है और प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है, इसको भी याद रखिएगा। और किसी तार का प्रतिरोध, मान लीजिए ये वायर है, अगर इसकी लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 2 ऐसे धातुओं के नाम बताएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। 2 ऐसे धातुओं के नाम बताएं। सोडियम एक मेटल है और पोटेशियम एक मेटल है। तो सोडियम और पोटेशियम को ऐसे धातु है जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम और पोटेशियम धातु है, मेटल है। याद रखिएगा, सोडियम Na इसका सिंबल होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या है 11 है। याद रखिएगा। और पोटेशियम K होता है, पोटेशियम K होता है उसका सिंबल। याद रखिएगा। और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? याद रखिएगा, 19 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। CH3, COCH3, C2H4 में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है? इस आंसर को देख लीजिए, कीटोन। ठीक है, आंसर को देख लीजिए, कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या है? भूतकालीन जंतुओं, मतलब बहुत समय पहले। याद रखिएगा, बहुत समय पहले भूतकालीन जंतुओं और पौधों के कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों पर या उनके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। याद रखिएगा, भूतकालीन जंतुओं जो बहुत समय पहले, ठीक है, कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों पर या उनके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म जैव विकास के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? जैसे माता पिता से कोई लक्षण बच्चों में जाता है, वंशानुगत लक्षण कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया,
जो वर्णनधता होता है, ये सब क्या होता है, वंशानुगत लक्षण होते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता बीमारी कहते हैं। तो वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफर होता है। माता पिता में है तो बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है, उन्हें आनुवंशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को आनुवंशिकता कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। घास, हिरण, सिर। जैसे घास उत्पादक, इसको प्रकाश चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए। फिर घास पर डिपेंड होगा हिरन, फिर हिरन पर डिपेंड रहेगा कौन, शेर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर जैसे हो गया हिरन, ठीक है, घास उत्पादक हो गया, ठीक है, शेर मांसाहारी हो गया। इसको याद रखिएगा, घास, हिरन, शेर, या फिर घास, टिड्डा, फिर टिड्डा को मेंढक खाएगा, फिर मेंढक को और कोई खाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ओम का नियम बताएं। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखे। विभवांतर V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और विद्युत धारा I होता है, याद रखिएगा, R ये रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। इसको याद रखिएगा, एक फॉर्मूला को याद रखिएगा। V इजिकल टू क्या होता है, IR। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर होता है, I विद्युत धारा होता है, R होता है रेजिस्टेंस प्रतिरोध, नियतांक होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और V जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर ये समानुपाती होता है किसके, I के, विद्युत धारा के। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ओम का नियम, नियत तार पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, मतलब V इजिकल टू IR होता है। मतलब अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, और जहां V क्या है, V ये विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I धारा है, करंट है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट है। V इजिकल टू IR, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जहां R नियतांक है, प्रतिरोध है। R इजिकल टू क्या होगा, V बाई I, मतलब V इजिकल टू IR, ठीक है। नेक्स्ट को देखिए, किसी मतलब प्रतिरोध को परिभाषित करें। प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट डालना, ठीक है। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। इसका ऐसा ही मतलब ओम है, इसका सिंबल याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, इसका ऐसा ही मतलब ओम है। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे पद है जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गमन करता है। वे बंद वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को देखिए, ये बंद वक्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस ओर वहां रखा कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को 10 को देखिए, संक्षारण किसे कहते हैं, इससे सुरक्षा के उपाय बताइए। देखिए संक्षारण, इसके क्या उपाय है, यसत लेपन मतलब जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है, तो क्षय नहीं होगा। पेंट कर, धातु के ऊपर पेंट करके, तो वो क्षय नहीं होगा। क्षय कैसे होता है, जो वायु और नमी के कारण वायुमंडल अगर खुला छोड़ा जाएगा, मान लीजिए आयरन है, क्या वो नमी और वायु के संपर्क में आते ही उसमें क्षय होने लगेगा। तो अगर उस पर पेंट कर दिया जाए तो वो क्षय नहीं हो पाएगा, ठीक है। यही है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बनकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, याद रखिएगा। और संक्षारण से बचने के उपाय, यसत लेपन मतलब जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है, और पेंट कर, धातु के ऊपर पेंट करके, जैसे आयरन पर अपने जिंक का परत चढ़ा दिया तो वह क्या होगा, वो नष्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए संतृप्त मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा संतुष्ट रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त अनसैचुरेटेड को देखिए, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड जो है ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, याद रखिएगा। संतृप्त बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं और असंतृप्त ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट को देखिए, इसका सामान्य सूत्र है, याद रखिएगा। इसका सामान्य सूत्र को याद रखिएगा, CnH जो सैचुरेटेड है H2n+2, ठीक है, जहां n क्या है 1 2 3 आदि, ठीक है। और अनसैचुरेटेड को देखिए, इसमें द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, त्रिबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहां n बराबर क्या होगा 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट को देखिए, इसे एल्केन कहते हैं, संतृप्त को इसे एल्केन कहते हैं और असंतृप्त को, इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन कहते हैं एवं त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, इसका प्रथम सदस्य मेथेन है और इसमें असंतृप्त में द्विबंध वाले का प्रथम सदस्य एथीन और त्रिबंध वाले प्रथम सदस्य एथाइन है। नेक्स्ट को देखिए, जैव आवर्धन क्या है। जैव आवर्धन क्या है? विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना। विभिन्न साधनों द्वारा, जैसे कीटनाशक पीड़नाशक रसायनों का छिड़काव के द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में संग्रहित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे किसान ने कीटनाशक अपने खेत में छिड़काव किया तो बारिश के चलते वो पानी नदी में गया, फिर मछली ने खाया, फिर मछली को फिर मानव ने खाया, ठीक है, हमारे द्वारा खाया गया, तो क्या होगा? इसी को जैव आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को देखिए, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र बनाएं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। सूर्य का प्रकाश उत्पादक को चाहिए, जैसे घास को चाहिए, ठीक है। फिर उत्पादक, फिर शाकाहारी, जैसे हिरन क्या खाएगा? घास को खाएगा, ठीक है। फिर देखिए मांसाहारी, हिरन को कौन खाएगा? बाघ खाएगा, शेर खाएगा, फिर शेर को कोई खाएगा। यही है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र बनाए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट को देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। यह एक वर्ष में कोई बार लगाया जा सकता है, ठीक है। मटर का पौधा एक वर्ष में कोई बार लगाया जा सकता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है मटर का पौधा। इनके पुष्प आकार में बड़े और अधिक परागण क्षमतावान है। इनमें परागण को आसानी से किया जा सकता है। मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते थे और इनका अध्ययन करना भी अत्यधिक सरल था, इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया और मेंडल को आनुवंशिकता के पिता के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।